हेलो गाइस, तो मैं आज आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेके आया हूँ जिसका टाइटल है पिता के दोस्त पर आया बेटी का दिल। रिश्तों को झकझक कर रख देने वाली यह कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से जुड़ी हुई है। मिर्ज़ापुर ज़िला मुख्यालय से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जमालपुर थाना इसी थाने से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपट्टी कला गांव, इस गांव में वैसे तो सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पटेल, बिहार और दलित बिरादरी के लोग ज़्यादा है। जमालपुर थाना क्षेत्र के जयपट्टी कला में गाँव में संतोष कुमार भारती का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी सोनी देवी, 2 बेटियां और एक बेटा वीरेंद्र कुमार है। मेहनत मजदूरी व थोड़ी बहुत बंटाई पर खेती लेकर संतोष अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था। अचानक एक दिन ऐसा आया कि संतोष कुमार भारती अचानक से गायब हो गया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब कोई पता नहीं चला तो संतोष के बेटे वीरेंद्र कुमार ने जमलपुर थाने में पिता की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। यह बात मंगलवार 4 अक्टूबर 2022 की है। गुमशुदगी दर्ज होते ही पुलिस ने संतोष कुमार की खोजबीन शुरू कर दी। एसएचओ मनोज कुमार संतोष के घर जाकर परिवार से पूछताछ की। घर वालों ने उन्हें बताया कि सुबह दिशा मैदान के लिए निकले थे। दोपहर तक उनका पता न चलने पर परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, तो दूसरे और गांव वालों भी संतोष और अचानक गायब होने को लेकर हैरान हो गए। ये गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी थी। सभी लोग सुबह से ही खोजबीन कर थक हार चुके थे कि अचानक संतोष के बेटे वीरेंद्र कुमार का ध्यान अपने पिता के दोस्त रविंद्र गौड़ की तरफ गया, तो वह बिना कोई समय गंवाए रविंद्र गौड़ के घर चल पड़ा। तभी रास्ते में उसका रविंद्र से सामना हो गया। रविंद्र को देख वीरेंद्र तपाक से पूछ बैठा, चाचा क्या आपने मेरे पिता को देखा है? सुबह से ही वो गायब है, शाम होने को है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वीरेंद्र अपनी बात पूरी कर ही पाता कि रविंद्र घबराए हुए आवाज़ में बोला, ना ना ना, नहीं, मैं नहीं देखा उन्हें, हो सकता है कहीं गए हो। रविंद्र इतना कहने के साथ नज़रें छिपाने लगा था। रविंद्र के मुंह से इतनी सुनने के बाद वीरेंद्र अपने घर की ओर लौटने लगा, तो लेकिन ना जाने क्यों उसके मन में विचार आया कि आखिरकार रविंद्र जो उसके पिता का लंगोटिया दोस्त है, वह घबराया हुआ क्यों था। मन में उठ रही आशंकाओं को हिलोरे जब शांत नहीं हुई तो वीरेंद्र घर के आने के बाद सीधे जमालपुर थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर उसने अपने पिता की गुमशुदगी और पिता के दोस्त रविंद्र के बदले हुए व्यवहार के बारे में जानकारी देते हुए मन में उठ रही आशंकाओं के बारे में एसएचओ को मनोज कुमार को अवगत कराया। उसने उनसे गुजारिश की कि एक बार वह अपने स्तर से रविंद्र से पूछताछ करे, तो शायद उसके पिता के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। वीरेंद्र की बात सुनने के बाद एसएचओ को भी कुछ लगा कि एक बार रविंद्र से पूछताछ कर लेनी चाहिए। इसके बाद बिना देर किए वह अपने हमराही जवानों के साथ रविंद्र गौड़ के घर पहुंच गए। वहां घर पर ही मिल गया। रविंद्र से पूछताछ के दौरान उन्हें ऐसा कुछ लगा जैसे रविंद्र उनसे ज़रूरी कुछ छुपा रहा है, क्योंकि पूछताछ के दौरान न केवल उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी बल्कि वह नज़रें भी चुरा रहा था। इंस्पेक्टर मनोज कुमार रविंद्र गौड़ से सख्ती से कुछ पूछताछ करते कि इसके पहले ही मौके पर काफ़ी संख्या में गांव वालों की जुटी भीड़ और पुलिस जवानों अंडरग्राउंड टैंक के पास गई। वहां भारी मात्रा में गिट्टी आदि बिखरी हुई थी। लग रहा था जैसे गिट्टी पुराने टैंक में भी डाली गई हो, जिसे देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकता है कि यह सब कुछ समय पहले ही किया है। एसएचओ मनोज कुमार ने रविंद्र गौड़ से पुराने शौचालय के पास बिखरी हुई गिट्टी के बारे में पूछा तो रविंद्र के बल की थर थर कांपने भी लगा था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा था। एसएचओ रविंद्र गौड़ को अपने साथ थाने ले गया। थाने में आते ही एसएचओ ने रविंद्र से दोबारा पूछताछ शुरू की। पहले तो रविंद्र उन्हें टाल मटोल करते हुए गुमराह करने का प्रयास करने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पुलिसिया अंदाज दिखाया तो वह टूट गया और रविंद्र गौड़ ने जो बताया उसे सुनकर सभी हैरान फानन में एसएचओ मनोज कुमार रविंद्र को लेकर उसके घर के पीछे पुराने शौचालय की टंकी के पास पहुंचे। फिर उसकी निशानदेही पर उन्होंने शौचालय की टंकी से संतोष कुमार की लाश बरामद कर ली। रविंद्र ने उसकी हत्या करने के बाद शौचालय के पुराने टैंक में लाश को छिपाने के बाद उस से गिट्टियों से ढक दिया था ताकि किसी को इसका पता ना चल सके और शौचालय की बदबू में लाश होने का भी किसी को अंदाज़ा ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध ज़्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता, उसका भांडा फूट ही जाता है। ऐसा ही कुछ रविंद्र के साथ भी हुआ। मौके पर रविंद्र के मकान के शौचालय से टंकी से गायब संतोष कुमार की लाश मिलने की खबर पूरे गांव में न केवल जंगल की आग की तरह फैल गई थी, बल्कि मौके पर मौजूद लोग भी आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने रविंद्र व पुलिस पर
पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज करके किसी तरह भीड़ को तितर-बितर किया। पथराव में रविंदर के अलावा एसआई रामज्ञान यादव, कांस्टेबल विपिन, सत्येंद्र, विजय, नीरज आदि भी घायल हो गए। ग्रामीणों के उग्र तेवर देख पुलिस को न केवल मौके पर भारी संख्या में आसपास के थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी बुलानी पड़ी, बल्कि कड़ी मशक्कत के बाद किसी प्रकार आरोपी रविंदर को पुलिस कस्टडी में लेकर उस पर घायल पुलिस वालों को अस्पताल भिजवाया, जहां से उसे प्राथमिकता उपचार के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया था, जबकि पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। सूचना मिलने पर सीओ रामनंदन राय, एसएसपी महेश अत्री भी मौके आयाम करने के साथ साथ मौके पर डटे रहे। कुछ घंटों बाद एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए हालत के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद पुलिस ने वीरेंद्र कुमार की तरफ से रविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 120 बी और 32 बी SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। रविंद्र गौड़ से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके बेटे गौतम गौड़ और मृतक की बेटी सुमन को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने 6 अक्टूबर 2022 को पुलिस लाइन सभागार में मीडिया से बातचीत करने के दौरान मामले को खुलासा करते हुए बताया कि संतोष कुमार भारती की हत्या में उसकी सगी बेटी सुमन के साथ उसके प्रेमी रविंद्र प्रसाद गौड़ और रविंद्र यानी 40 वर्षीय रविंद्र प्रसाद गौड़ मृतक की बेटी सुमन से प्यार करता था। प्रेस वार्ता ने तीनों आरोपियों से संतोष कुमार की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए उसकी हत्या से जुड़ी जो कहानी बताई वह हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। रिश्तों की बुनियाद को झकझोर कर रख देने वाली यह खौफनाक कहानी कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के जयपट्टी कला गांव निवासी संतोष कुमार भारती का अपना एक भरपूर परिवार था। परिवार में बीवी, एक बेटे सहित 2 बेटी थी। बात आज से कोई 30 साल पहले की है। जयपट्टी कला गांव में रविंद्र प्रसाद गौड़ अलीनगर जनपद चंदौली से आकर बस गया था। उसने यहां गांव में एक आटा चक्की लगा दी। इसके साथ ही उसने झाड़ फूंक का भी काम शुरू कर दिया। गांव में कारोबार और आमदनी बढ़ाने के साथ रविंद्र गौड़ ने पैसे का लेन देन भी शुरू कर दिया था। वक्त ज़रूरत पड़ने पर वह लोगों की मदद कर दिया करता था, बदले में वह सूद वसूलता करता था। इससे उसकी पहचान गांव में और भी मजबूत हो गई थी। आटा चक्की पर आते जाते समय रविंद्र की मुलाकात संतोष कुमार से हो गई थी। इसी के बाद उनने दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। क्योंकि दोनों शराब पीने की लत्ती थे, सो दोनों की खूब पटने लगी। रविंद्र संतोष के घर भी जाने लगा। खाने पीने से लेकर वक्त ज़रूरत पड़ने पर वह संतोष की गाहे बाही में मदद भी करने लगा था। संतोष के घर बराबर आने जाने के दौरान रविंद्र ने केवल उसके पूरे परिवार से घुल मिल गया था, बल्कि संतोष के परिवार पर रविंद्र की बुरी नज़र भी टिक गई थी। खास करके वह संतोष की पत्नी सोनी के प्रति बुरा भाव रखने लगा था। लेकिन इसमें जब वह सफल नहीं हो पाया तो उसने अपनी आंखें संतोष की सियानी होती बेटी सुमन पर गड़ा दी। 20 वर्षीय सुमन उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जिसके गदराए हुए बदन को देखकर रविंद्र अपना आपा खो बैठता था। लेकिन उसे ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था जब वो अपने मन की बात सुमन से कह सके। अपनी उम्र से आधी उम्र की बेटी समान सुमन को पाने की ख्वाहिश में वह इस कदर पागल हो गया कि अक्सर संतोष के घर किसी न किसी बहाने पहुंच जाया करता। कभी पानी के बहाने तो कभी अन्य बहानों के ज़रिए वह सुमन को छू लिया करता था। पहले तो सुमन उसे नज़रअंदाज करती रही क्योंकि वह उसे चाचा कहती थी। उसने सुमन की उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जो हर इशारे पर स्पर्श को समझ सकती थी। एक दिन की बात है, घर में आटा ना होने पर सुमन रविंद्र के आटा चक्की पर आटा लेने के लिए पहुंच गई थी, जहां संयोग से रविंद्र ही अकेला था। आटा लेने के दौरान जैसे ही सुमन नीचे की ओर झुकी थी कि उसका गदराया हुआ बदन और उसके उभारों को देखकर रविंद्र ने तन बदन में मानो आग सी लग गई। आटा देने के बहाने उसने सुमन के हाथों को अपने हाथों से थाम लिया, लेकिन सुमन झट से उसका हाथ झटका कर हंसते हुए अपने घर को लौट गई। रविंद्र की हर हरकत सुमन के दिमाग में घूमती रही और वह मंद मंद मुस्कुराती रही। उसने लगा था कि रविंद्र उसकी ओर आकर्षित है। इशारों ही इशारों और हाथों के स्पर्श से शुरू हुआ प्रेम प्रसंग का यह खेल अब छिप छिप कर मिलने तक पहुंच चुका था। दोनों की मोबाइल पर काफ़ी देर तक बातें भी होने लगी थी। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। कुछ ऐसे ही रविंद्र और सुमन के साथ भी हुआ। रविंद्र जहां अक्सर संतोष के घर आकर धमकता था तो सुमन भी आटा इत्यादि के बहाने रविंद्र की चक्की पर पहुंच जाया करती थी।
भले ही सुमन रविंद्र से आधे उम्र की थी, लेकिन उन दोनों की हरकतों के चर्चे अब पूरे गांव में होने लगे थे। आखिरकार होते भी क्यों ना, रविंद्र शराबी होने के साथ साथ मन चला भी था। गांव की महिलाओं को वह बुरी नज़रों से देखता था, जिससे औरतें उससे अय्याश कहती थी। गांव में रविंद्र और सुमन को लेकर होने वाले चर्चे की कानों कान खबर जब संतोष और उसके परिवार के लोगों को हुई तो वो भी सकते में पड़ गए। एक रात संतोष की पत्नी सोनी ने पति से कहा, ए जी सुनते हो, अब हमारी बेटी सुमन सियानी हो रही है। रविंद्र का हमारे घर आना जाना हमें भी बुरा लगता है। गांव के लोग तो उल्टी सीधी बातें कर ही रहे हैं, क्यों ना कोई अच्छा सा घर देखकर बिटिया की शादी कर हम गंगा नहा ले। माँ और पिता के बीच हो रही इस बातचीत को सुमन ने भी उस रात सुन लिया था, और जैसे ही सुबह हुई उसने चुपके से मोबाइल से रविंद्र को यह बात बता दी। उसी दिन शाम ढलने के बाद दिशा मैदान जाने के बहाने खेतों की ओर निकली सुमन रविंद्र से मिली और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, आप जल्दी से कुछ करो, नहीं तो पापा हमारी शादी तय कर देंगे, फिर हम दोनों नहीं मिल पाएंगे। सुमन की बात पूरी हो पाती इससे पहले कि रविंद्र ने उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाते हुए बोला, नहीं जानू, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।